हेलो, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। आशा है कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और जो यूपी से है वो थोड़े खुश भी होंगे, है ना। क्योंकि आप सबके लिए अप्रैल के लास्ट में, मतलब लास्ट वीक में खुशखबरी है कि आपका यूपीएसआई की वैकेंसी आपको मिलेगी और कांस्टेबल्स की अलग अलग कैटेगरी में आपको वैकेंसी मिलेगी, है ना। हेलो 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 कमलेश, गुनगुन, वेलकम है। संजय, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, जय गणेशा। आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। चलिए, और बताइए आपकी एनटीपीसी को लेकर पढ़ाई चल कैसी रही है। ओके रवि, वेलकम है आपका एंड वेरी गुड इवनिंग। अक्षय, वेरी गुड इवनिंग एंड वो बिल्कुल ठीक है, एकदम मस्त और थोड़ा सा शैतान। ठीक है। गगन, जय माता दी, माता रानी आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे। चलिए, अपनी आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाइए ताकि हम अपने पहले सवाल पर जा सके। ठीक है। चलिए, बताइए जल्दी से आपका यहाँ पर कैसी चल रही है पढ़ाई। मैम, आरपीएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, आउट ऑफ 120 और नॉर्मलाइजेशन के अगर हम मार्क्स जो है वो अच्छे खासे लगाए यहाँ पे, जो कि अच्छे खासे आजकल मिल ही रहे हैं, मेरे हिसाब से भैया 80 के आसपास या इतने तक, तो 80 से 85 के बीच में आपकी जानी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकती है। देखो, क्योंकि फॉर्म भले ही आपका ऐसा हुआ है कि आधे बच्चों ने दिया है, लेकिन बच्चों वो आधे ही बच्चे थे हमेशा से। जो कंपटीशन थे वो आधे ही बच्चे थे और उनके भी आधे थे। ठीक है। और इस वाली रेंज में, ये 80 वाली रेंज में ना बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो रखा है। तो लेट्स सी, आने दीजिए एक बार। ठीक है। चलिए, राधे राधे एवरीवन। अब अपने पहले सवाल पर चलते हैं और आप सबके सामने पहला सवाल है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। ये, और वाह, ये ग्रुप डी का आपका सवाल है। ठीक है। ये ग्रुप डी का सवाल है, 2022 में जो हुए थे पेपर, उसमें पूछा गया था। चलिए, विवेक, भुवन, राधे राधे आपको। जय महाकाल, सत्यम कुमार एंड सत्यम, वेलकम है। ओके शिवम, कोई बात नहीं। चलिए, पहला सवाल। अच्छा, धरती का तापमान नहीं बढ़ेगा इससे, ओजोन से। सतह ओजोन की मात्रा बढ़ेगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। त्वचा के कैंसर के जो मामले हैं वो आपके बढ़ जाएंगे अगर ओजोन लेयर जो है वो आपकी पतली होती चली गई। अच्छा, ये जो ओजोन लेयर है, मुझे बताइए ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कि ओजोन होल आपका यहाँ पर कब ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, कब देखा गया था, ये आपको बताना है। और ओजोन डे कब सेलिब्रेट आपका किया जाता है या कब ऑब्जर्व करा जाता है। सेलिब्रेट करने की तो ऐसी कोई चीज है नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके कि भाई ये ओजोन है जो हमारी रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वो रोक लेती है, स्पेशली जो यूवी रेज होती है। ठीक है। तो देखो, आपका ये पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है। समताप यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल जो कि एकदम आपकी क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है। O3 से इसको डिनोट किया जाता है। 1985 में आपका ओजोन होल देखा गया था अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। ठीक है। और ये ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे जो गया था वहां पर उनकी टीम ने देखा गया था, ध्यान रखिएगा। और क्या पूछा है, 16 सितंबर को ओजोन डे जो है वो आपका ऑब्जर्व करा जाता है। ये तो बता ही दिया। ठीक है। चलिए, अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, किस अवधि के दौरान भारत में, अच्छा ये 1970 से ही होल जो है वो बनना शुरू हो गया था, लेकिन आपको पता है ना कि आपने कहानी से भी सुनी होगी कि बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स जाते थे बट उनको समझ नहीं आया था कि ये भैया ओजोन होल जो है वो बड़ा होता जा रहा है। आपका यहाँ पर किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है उसका आयोजन करा गया था। राधे राधे चंद्र प्रकाश एंड जो भी
अभी एकदम से आए हैं उनको भी राधे राधे, तनु वेलकम। एक बार सारे क्लास को शेयर जरूर कर देना। देखिए असहयोग आंदोलन, अच्छा, एक सवाल पूछा गया था आरपीएफ में अभी, मतलब जो ये हुआ है कि गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जिसमें उन्होंने उपवास रखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जवाब देना है आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो खिलाफत आंदोलन है अली ब्रदर्स के द्वारा और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये 1920 में असहयोग आंदोलन और ये 1919 में खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था और एक साथ लीड कर रहे थे गांधी जी, और 1922 में असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। तो 1919 और 1922 अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक सवाल ये पूछा है कि गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह, ठीक है, अगर वैसे माने तो पहला सत्याग्रह इनका 1970 में कौन सा था, आप कहेंगे मैम चंपारण, ठीक है, चंपारण। लेकिन जिसमें इन्होंने उपवास रखा था वो आपको बताना है, एंड राइट आंसर विल बी अंकित, वेरी गुड, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। कहाँ लिखूं, कहाँ लिख देते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए है, इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी इनको बोला जाता है। खुदाई खिदमतगार इन्हीं से जुड़ा हुआ है, खिदमतगार, है ना। एक बार भाई रुक जाओ, बहुत ज्यादा मतलब एकदम से गर्मी आ गई है, फैन जरा हम थोड़ा सा तेज कर ले। चंपारण, वेरी गुड। अच्छा, ज्योतिबा फुले, जयप्रकाश नारायण या फिर जतीन्द्र नाथ दास, आपने स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं एक नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, और एक आपने सुना होगा आचार्य नरेंद्र दत्त, आचार्य नरेंद्र दत्त, और एक नाम सुना होगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ये थे आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में इनके एक संस्थापक का नाम लिखा हुआ है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चले। अगला सवाल आप सबके सामने है, इनमें से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? दुर्गावती देवी, रानी गाइदिस्लाव, आपका अरुणा आसिफ अली या फिर बेलू नेचियार? क्या आपका यहाँ पर सही जवाब होगा? ठीक है, जयप्रकाश नारायण, बताइए क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा? ए आंसर अरुणा आसिफ अली, ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, इसका आंसर करिए। और इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली की पहली मेयर बनी थी, ठीक है, एंड ये था आपका शायद 1968 में, ठीक है। दिल्ली की पहली मेयर जो है ये आपकी बनी थी 1968 में, और अरुणा आसिफ अली विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल पे हम चलते हैं। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करी गई। बाल गंगाधर तिलक यानी कि BGT, इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया है। ये बताइए जरा किसके द्वारा कहा गया है? आंसर करिए एक और सवाल का, और इसका भी आंसर करना है, ठीक है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वेरी गुड निशांत, बहुत बढ़िया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की बुक है
जहां से उन्होंने 1867 में यस आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत निकाला था। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हो मैम लाला लाजपत राय। देखिए, होम रूल लीग में आपको दो नेता ही याद रखने हैं, एक जिन्होंने पुणे में शुरू किया और एक जिन्होंने मद्रास में शुरू की थी ये, ठीक है। और मद्रास में किसके द्वारा? एक आयरिश महिला, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनी बेसेंट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए एनी बेसेंट आईएनसी की प्रेसिडेंट जो है वो आपकी कब बनी थी? ठीक है, आईएनसी प्रेसिडेंट आपकी कब बनी थी? और ये पहली विमेन थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। मुझे ईयर बताइए। और फिर मुझे बताइए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसके द्वारा कहा गया है? करिए आंसर जल्दी से। रजनी वाला बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, वेरी गुड। 1927 नहीं, 1917 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। अगला सवाल आपके लिए, बंगाल में डैश द्वारा एक अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जो है वो आपका किया गया था। ये किया गया था जेएम सेन गुप्ता के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपका कराता है या करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, और आप सबके सामने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं हमारे संविधान के, जो लगातार पूछे जाते हैं, वो भी है, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी शिवम, वो नोटिस नहीं है एक्चुअली, वो आपका जो ट्विटर यानी कि एक्स जो है उस पर ट्वीट कर रखा है यूपी भर्ती बोर्ड ने, वो है वो नोटिस नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, जानकारी दी है, और वो ट्वीट का आपका स्क्रीनशॉट होगा जो आपका सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, बहुत सारे डी आंसर कर रहे हैं, लाइक आपका किशलाया कुमार, जो मैंने सही नाम लिया हो ऊपर वाला मुझ पे रहम करे। अच्छा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, निर्वाचन की विधि आपका 55 में, राष्ट्रपति कितने समय के लिए आपका रहेगा? 56 में, पुनर्निर्वाचन वो आपका पात्र होगा 57 में, योग्यताएं 58 में, 59 में आपकी शर्तें, 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, और 62 में है राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसको भरने के लिए क्या कार्यवाही करनी है। 63 में आ जाता है जो हमारा सवाल है, यानी कि 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद आ जाता है। 64 में उपराष्ट्रपति का जो काम है राज्यसभा के सभापति के रूप में वो आ जाता है। 65 में ये आता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, उसको इमीडिएट इफेक्ट से उपराष्ट्रपति के द्वारा भरा जाना चाहिए। दैट मीन्स कि 65 में उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने के बारे में प्रावधान है, ओके। 66 में इनके निर्वाचन, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन है 68 के अंदर। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है, और 70 में आपका यहाँ पर आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है, ठीक है। 71 में फिर राष्ट्रपति के बारे में आ जाएंगी बातें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बाय चांस कोई विवाद आता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति, और 73 आपकी संघ की कार्यपाली शक्ति का विस्तार, जिसके बाद आपका मंत्री परिषद का गठन होने लगता है। तो आपका आंसर हो गया सी यहाँ पे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, साइड वाल देखना ही क्यों है, मैंने सारा बताया है आपको। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? अगला सवाल आप सबके सामने ये है।
बताओ। हाँ, तो नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन तो नहीं है। जाकिर हुसैन आपके थर्ड थर्ड जो थे हमारे भारत के थर्ड राष्ट्रपति थे, है ना, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन पहले तो उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति, और आपका यहाँ पर दूसरे राष्ट्रपति, है ना, दूसरे राष्ट्रपति। और अपना जो सवाल का जवाब है, जो कि निर्विरोध भी चुने गए थे, वो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ये हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन से नंबर के थे? छठे राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल कौन सा होता है? इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका अभी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। अब उसमें प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था या फिर आपका राष्ट्रपति के बारे में, ये मेरे को अभी ध्यान नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा संवैधानिक पद नंबर 1 पर होता है आपका कौन? राष्ट्रपति साहब, ठीक है। नंबर 2 पे आपके होते हैं उप राष्ट्रपति साहब, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, नंबर 3 पे कौन होते हैं, जरा मुझे बताइए। नंबर 3 पे कौन होते हैं? नंबर 5 पे प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। और नंबर 2 की यहाँ पर बात हो रही है तो 2 नंबरी हो जाएंगे उप राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, शायद पद अलग पूछा होगा, आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, ठीक है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट तो हो गया ना दूसरे नंबर पे। आप मुझे बताइए तीसरे नंबर पर कौन होगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर। अगले सवाल पर तब तक हम यहाँ पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत मृत्युदंड के दोषी किसी व्यक्ति की सजा के निलंबन में या छूट में या राहत में आपकी ये पावर होती है उनके पास? तो आपका जो सही जवाब होगा, देखो आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर 123 है, राष्ट्रपति के बारे में ही है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसको 6 महीने और 6 सप्ताह तक आपका क्या कर सकते हैं, ये टाइमलाइन होती है, उसके बाद इसको रद्द कर दिया जाता है। आर्टिकल 65 मैंने बताया ही आपका कि जो राष्ट्रपति का पद है वो बस खाली नहीं रह सकता, उसको उपराष्ट्रपति जो है वो भरेंगे। आर्टिकल 50 आपका डीपीएसपी का है। किसका है? डीपीएसपी का। मुझे आर्टिकल 50 भी बताइए क्या है। अपना सही जवाब आर्टिकल नंबर 72, और बाय चांस यही जवाब आपका राज्यपाल के लिए पूछ लिया जाए तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 161, ठीक है। अब मुझे बताइए आर्टिकल 50 क्या है, और एक बार सारे, सबसे ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को भी शेयर कर दो। डी को लॉक कर दिया जाए। अरे डी पे 10 ताले लगा दिए, टेंशन क्यों ले रहे हो? टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। वेरी गुड बच्चा, ठीक है, अभी जस्ट बताया है। हाँ चलो, एक बात बताइए कि आर्टिकल 50 अब क्या है? आर्टिकल 50 डीपीएसपी का विषय है, जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, ठीक है, या फिर स्वतंत्र रखा जाएगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 50 कहता है, ठीक है। CGL 24 में हो गया है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली है अंशुल को। एंड अंशुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं एक ना आज देख रही थी एक चैनल, उस पे ना जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट्स वगैरह, या फिर कहिए कि, और बहुत अच्छी बात भी है कि अगर हमसे पढ़ा है तो पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं सोच रही थी, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जब हमने यूपी पुलिस वाली क्लास चलाई थी, बहुत बच्चों ने लिखा हुआ है कि मैम हमने आपसे जीएस पढ़ी है, आपसे जीएस पढ़ी है। मैं सोच रही थी ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि उन बच्चों को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हाँ मैम आपसे पढ़े थे और बता दीजिए। ये मैं आज सोच ही रही थी। एंड थैंक यू सो मच अंशुल, आपका दिल से धन्यवाद। इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? वेरी गुड सत्यम, बहुत बड़ी इंग्लिश लिखी है। एंड आपको बहुत बहुत बधाई अंशुल। उम्मीद करेंगे कि एक मिठाई का डब्बा जो है वो आप हमारे घर भी भिजवाएंगे। चलिए बी आंसर कह रहे हो मैम, राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव। वेरी गुड। देखो
भारत के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं, नए बने हैं, जरा उनका मुझे आप नाम बताइए फटाफट से। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति आपकी किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन मुख्यमंत्री जो आर्टिकल 163 में होंगे, ये आपकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और मुझे बताइए सीजीआई ऑफ इंडिया हमारे कौन है फटाफट से। ओके कुमार, टेंशन मत लो, अप्रैल का बस वेट भी मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो, आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। संजीव खन्ना जी, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्होंने कुछ अभी आजकल में एक आदेश सा भी दिया है, मेरे को ध्यान नहीं है बच्चा, सॉरी। चलो साइंस का क्वेश्चन आ गया है, आपका सवाल क्या है? ऑल फैक्ट्री शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ऑल फैक्ट्री आपका विजन से, स्मेल से, स्पर्श से, या फिर आपका ये क्या लिखा हुआ है भैया, हियरिंग से, सॉरी स्वर्ण। चलिए, हाँ संजीव खन्ना, वेरी गुड। रेखा गुप्ता आराध्या, अब बावली होगी के, रेखा गुप्ता जो है वो सीएम बनी है, चौथी फीमेल, ठीक है। रेखा गुप्ता द 4th विमेन सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की। बजट भी पेश किया था कल, शिक्षा पे जो बजट है वो घटा के बोल दिया है, ऐसा आतिशी जी बोल रही थी, ठीक है। अच्छा बच्चा, ये हमारे नाक के अंदर पाए जाते हैं, स्मेल से इनका संबंध है, एक तरह के ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर आपका यहाँ पर, गंध से संबंधित है, जेई का क्वेश्चन है। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाने में मदद करता है? किसी ने भी गलत जवाब दिया, ठीक है, तो देख लेना। किसी ने भी अगर सेरेब्रम बोला यहाँ पे तो वो पिटेगा, सच बता रही हूँ। सी को लॉक कर दीजिए मैम, सी पे हमने लगा दिया ताला, वो खुलेगा नहीं अब। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाने में आपका मदद करता है? ये आपका सवाल है, ठीक है। देखिए ब्रेन को, बच्चा गलत हो जाए, ब्रेन को सिग्नल्स भेजे जाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ईयर, यानी कि कान, ठीक है, ईयर यानी कि कान। और कान के अंदर थोड़ा सा समझो, शायद आप इसको फिर कभी भूलोगे नहीं, कान के अंदर एक ऑर्गन होता है वेस्टिबुलर नर्वस सिस्टम, आप सिस्टम भी लिख लोगे यहीं पे, क्योंकि सिस्टम ही काम करता है आजकल। ये सिस्टम होता है, इमेज में आप देख सकते हो, और ये सिस्टम जुड़ा हुआ होता है कुछ आपकी अर्धवृत्ताकार कैनाल्स, यानी कि नलिकाएं होती है, 3 होती है, सेमी सर्कुलर, 1, ये 2 और ये 3, और ये जुड़ी हुई होती है आपकी 2 यहाँ पर किससे? यूट्रिकल से और आपके सेक्यूल से। ध्यान से सुनना, इनसे ये जुड़ी हुई होती है, और यही जो सिस्टम है हमारा, यही काम करता है हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में, याद रखिएगा, ठीक है जी, ध्यान रखना। साउंड वेव्स हमारे कान में जाती है तो पता ही होगा, तो ये आपका यहाँ पर पूरा सिस्टम काम करता है हमारे शरीर के संतुलन में। तो आज से इस सवाल को आप भूलना मत। अगला सवाल आपके लिए, कौन सा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ लूं मैं एक बार इसको। विच रेजेंट कोज लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि आपको, मुझे या किसी को भी नंब करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या टर्म होती है, बताइए। और हाँ एक और, हाँ एक बच्चे ने, मैं भूल ही गई, अगर बाय चांस आप में से वो है, उनका नाम शायद RWA और आगे कुछ नंबर है, वो है, उन्होंने ना एक मेरे को जो हमारा 8th पे कमीशन आ जाएगा, ठीक है, और आएगा ये 100% बच्चा 2026 में। अब वो फैक्टर कितना होगा इसमें, ये अभी के लिए कंफर्म नहीं है, बट अभी जो बता रहे हैं कि भाई 2.86 होगा, अब जो हवा हवाई है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने लेवल 3 का आई थिंक पूछा था, जिसमें आपका 21,200 के आसपास जो बेसिक पे होता है, वो कह रहे कि मैम 2.86 नहीं 1.86 होगा। नहीं बच्चा, 2.86 ही है, और इसके बाद देखो गुणा भाग तो तुमको ही करनी है कि कितनी सैलरी हो जाएगी, बट 2.86 ही है वो। और अपना सही जवाब हो जाएगा मैम एनेस्थेटिक, यानी कि
चेतक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आप सबके सामने है, कोटि अंक का संबंध इनमें से कहाँ होता है या किससे होता है, अगला सवाल है। और एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देना। एंड हाँ, पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो ध्यान रखना, पीडीएफ आपको, एक सेकेंड, ऊपर लिंक लगा हुआ है, वहां से मिल जाएगी। चलो, कोटि अंक का संबंध इनमें से देखने के लिए किया जाता है, सुनने के लिए किया जाता है, संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, या लैक्टिकम जो कि दूध वगैरह में पाया जाता है या उससे बनी हुई चीज में लैक्टोज होता है उसमें होता है। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट करा हुआ था, अब तो पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल सही है। हियरिंग से होता है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर। और ये कान में थोड़ा अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टी दिख रहा है आपको, ये इमेज यहाँ पर ये होता है, ठीक है। यहाँ से आपकी साउंड वेव्स जो है वो अंदर जाती है, उसके बाद फिर हमारे कान के जैसा पर्दा बोलते हैं उसमें कंपन सा होता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है, आउटर ईयर का, मिडिल का और इनर में, तो ये अंदर वाले भाग में आपका ऑर्गन होता है। अगला सवाल आपके सामने है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का आपका सामान्य तापमान कितना होता है? जय श्री कृष्णा, टिंकू, टिंकू नहीं, चिंटू, सॉरी। तो देखो 40 डिग्री से, ये भी बताना मुझे, जो आपका सेल्सियस पैमाना, थर्मोमीटर जो कहते हो आप, वो सेल्सियस में कितने तक कितना होता है? सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में कितने से कितने तक होता है? आप लगभग लगभग भी बताओगे तो काम चल जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो, अपना सही जवाब जो आपका होगा वो हो जाएगा मैम 98.6 फारेनहाइट। और इसको जब आप सेल्सियस में रखोगे तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। सेल्सियस क्या हो जाएगा मुझे बताना जरा एक बार, क्या फॉर्मूला है? पहले तुम लिखो, उसके बाद फिर हम लिखते हैं। फारेनहाइट में, वेरी गुड, 98.6 फारेनहाइट। और जनरली डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके फारेनहाइट वाला ही क्या टेम्परेचर जो है वो रखते हैं। बट आप मुझे सेल्सियस में थर्मोमीटर का पैमाना कितने से कितने तक होता है ये बताइए। चलो, और एक बार फारेनहाइट और सेल्सियस का जो फॉर्मूला होता है वो तो बता दो, वो तो पता होगा। 37 डिग्री, चंद्र प्रकाश, वेरी गुड। अच्छा, पंचवर्षीय योजना के कल हो गए थे आपके सवालों के, बताओ। टाइप गलत हो रहा है, टाइप गलत हो रहा है, कैसे? फारेनहाइट है, सेल्सियस है, 37 फारेनहाइट, गलत कहाँ पे टाइप हो गया है? देखो, 5/9 F माइनस में 32, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। और जो आपका सेल्सियस वाला पैमाना होता है वो लगभग आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है, याद रखिएगा। इससे ऊपर तो मतलब आदमी फिर आग का गोला है, एक तरह से ऐसे मानिए, तो ये याद रखिएगा आपका। और अपने सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन से वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? 5/F-32, वेरी गुड सत्यम, बिल्कुल सही है। 22,000 अरशद आलम ने आंसर करा है। ऐसे ही आग लगा दे तुम्हारे में। इसकी जरूरत क्या है थर्मामीटर की? चलिए, तो वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं दैट इज एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? भारी जल पर बेस था उनमें से एक, एक आपका थोरियम बेस था, ठीक है। बी आंसर, बहुत सही। अगला सवाल आप सबके सामने है। सवाल क्या है आपका कि त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा? के कस्तूरी रंगन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा या फिर विक्रम साराभाई? आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1।
होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित इनमें से कौन सा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? ध्रुव है नाम, शिव है, नारायण है या विष्णु है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका मैम? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा भी है, लार्जेस्ट ऑफ आवर इंडिया। अगला सवाल बताइए, और इसमें दोनों का आंसर करना है, मतलब जब पहली बार परीक्षण किया गया और जब दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? पहला भी बताना है आपको, ठीक है। और उन दोनों के नाम, और एक यहाँ पर और क्वेश्चन, उन दोनों के नाम भी बताना, पहले का क्या नाम रखा गया था ऑपरेशन का, और दूसरे ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था। और जहां पर, ठीक है, जहां पर आपका ये जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, चंद्रयान 3 के रोवर ने कदम रखे थे, उसका भी आप मुझे नाम बताना, क्या रखा गया था उस पॉइंट का नाम। और चंद्रयान 5 आप सबको पता है कि इसको मंजूरी मिल गई है। इसमें किस देश की सहायता हम ले रहे हैं, ठीक है, या किस देश के साथ ये जो मिशन है इसमें हमें साथ मिलेगा, ये भी मुझे बताना। इसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाई थी। 1998 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ठीक है। 1998 में, और ऑपरेशन आपका शक्ति नाम था इसका, ठीक है, शक्ति। पहले का नाम 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम था जो आपका पहली बार किया गया था। फर्स्ट वॉज स्माइलिंग बुद्धा। अजीत वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ 1945 में, ज्यादा ही पहले नहीं हो। क्या मतलब? ठीक है, और एक सवाल मैंने पूछा है, इसका आंसर करो। चंद्रयान 3, ठीक है, आपका विक्रम लैंडर जहां पर लैंड हुआ था साउथ पोल पे, उस पॉइंट का नाम जो है क्या रखा गया था? और इंडिया एंड जापान, वेरी गुड रुपेश, इंडिया के, अपना इंडिया का तो वो है ही, ठीक है, जापान जो है उस देश का भी साथ रहेगा इसमें, ठीक है, जापान, ये याद रखिएगा। इसी तरीके के आपके थोड़े डीप क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में। तो थोड़ा सा रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग के जो आपके करंट अफेयर्स हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं, ठीक है, लेकिन बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे भी आप थोड़ी नजर रखिएगा। उनका स्थापना वर्ष, किसका सीईओ, किसका एमडी, कौन चेंज हुआ है, ये चीजें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, और तिरंगा जहां पर चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो आपका क्रैश कर गया था, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट विल बी द राइट आंसर। और एक और यहाँ से डेवलपमेंट थी, वो भी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है क्या डेवलपमेंट थी, आएगी तो मैं आपको आंसर पूछ लूंगी, ठीक है। चलिए, और ये आज का आपका यहाँ पर रहेगा। ओ तेरी, क्वेश्चन तो डिलीट हो गया रे, वो तो, ये तो रिपीट है। आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन हो गया है डिलीट, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है भाई। तो वो आपका डिलीट हो गया। चलिए आप मुझे कुछ और बता दीजिए आंसर, क्या पूछे, बट बहुत ही सिंपल हो जाएगा वो तो। चलो ये बता दो, WPL, ठीक है, WPL फाइनल जो हुआ है ना, उसमें आपकी मुंबई इंडियंस जीती है, ये नहीं पूछने वाली मैं आपसे। इसमें ऑरेंज कैप जो है, ठीक है, ऑरेंज कैप वो किस खिलाड़ी को मिली है, ये नाम बता देना, ठीक है। ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है, ये नाम बता देना। ये आज का आपका होमवर्क सवाल हो जाएगा, ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क जो है वो सवाल रहेगा। अंकित सैनी, अपनी ओर से मैंने पूछ लिया, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। तो आज का आपका होमवर्क सवाल है, फिर से आरसीबी जीती है। नहीं रे बावले, इतने अच्छे दिन कहाँ आए अभी अपने। देखो, सेकंड टाइटल डब्ल्यूपीसी का आरसीबी जीती थी, ठीक है, और फर्स्ट टाइटल तीसरा था ये आपका, वो भी मुंबई इंडियंस जीती थी, याद रखिएगा। लेकिन आप सबको पता है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, और ये आपसे पूछी भी जाती है, स्पेशली विमेंस का है तो ध्यान से आपको याद करके जाना है। ऑरेंज कैप विजेता का नाम आपको बताना है, जो आंसर आने भी लगे हैं, ये बुरी बात है। आपको इसका जवाब जो है
कमेंट बॉक्स में देना है जब क्लास एंड हो जाएगी। वैसे आप आंसर कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए बच्चा, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कल शाम को आपसे फिर से 9 PM पर मुलाकात करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, कल मैंने चेक कर लिया था भैया संडे ही है 30 मार्च को, ठीक है। और 30 मार्च को आपकी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके की मैराथन होगी। आप सबका स्टैटिक जीके में स्कोर देखा जाएगा कि भाई तुमने कितनी तैयारी कर रखी है। नाच गाने की, जो हमारी लोक नृत्य है, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, किस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, ये सारी चीजें जो है, जो स्टैटिक के अपने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपके कल पूछा जाएगा। कल नहीं, 30 मार्च को पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच आज आने के लिए। कल मिलेंगे शाम को 9 PM पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना इसको। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।